सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। अभी जो मैं डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूँ 85 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट की डिक्टेशन है, जो कि आपकी कल या परसों जो एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो है ही ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 मिनट की डिक्टेशन लिखना, उसका अनुवाद करना टाइम पे, अगर आप इसको नियमित रूप से करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मैं आपको हर डिक्टेशन में कहता हूँ और आपको हर डिक्टेशन में इसी बात की प्रेरणा देता हूँ। मानना नहीं मानना ये आपका काम है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात है ना शॉर्ट हैंड में, वो यही है कि आप 10 मिनट की डिक्टेशन लिखो, उसका अनुवाद करो, गलतियाँ मिलाओ। अगर आप इसको रेगुलर करेंगे ना तो निश्चित रूप से आपकी शॉर्ट हैंड में निखार आएगा और आप परीक्षा में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकेंगे। और यही इसका आधारभूत और मूलभूत है। जो भी लोग अदर बातें बोलते हैं, कहीं कोई वो नहीं रहेगी जब तक आप अपनी शॉर्ट हैंड का अनुवाद नहीं करेंगे कंप्यूटर टाइप से। तब तक आपको आपकी गलतियाँ पता नहीं चलेगी। फिर चाहे आप सारा दिन शॉर्ट हैंड रगड़ रगड़ लो या सारा दिन बैठ के आउटलाइन घिसते रहो, उससे शॉर्ट हैंड आपकी अच्छी नहीं होगी। बाकी मानना नहीं मानना आपकी बात है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेकर डिक्टेशन पे आता हूँ। इतना कह सकता हूँ, मुझे न तो लाइक किया जा रहा है न सब्सक्राइब किया जा रहा है मेरे चैनल को, तो मुझे बड़ी निराशा हो रही है। और हालांकि मैं बात नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन पिछले 2 दिन से मेरे को फीवर हो रहा है, उसके बावजूद भी मैं पूरी तल्लीनता के साथ आप लोगों के लिए डिक्टेशन लेके आ रहा हूँ और पूरी मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को कोई फल नहीं मिल रहा है, ना मेरे को लाइक मिल रहा है, ना सब्सक्राइब मिल रहा है। और ना ही आप लोग किस और लोगों को इंस्पायर कर रहे हो जो शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से बार बार यही निवेदन करूंगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने कर रखा है वो अपने साथियों को बोले कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बस ये आप लोगों से मेरी इतनी ही निवेदन है। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, मैं डिक्टेशन पे आता हूँ। तो चलिए साथियों, डिक्टेशन के लिए तैयार हो जाइए। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, मैंने इस डिक्टेशन का पीडीएफ लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना चालू कर दिया है। तो आप इसका पीडीएफ भी वहाँ से अब देख सकते हैं। चलिए, डिक्टेशन के लिए तैयार हो जाइए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, भारतीय बैंकिंग के इतिहास में लगातार बदलाव आए हैं। इनमें से कुछ घटनाएं ऐसी रही हैं जिनका बैंकिंग के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। पिछले 40 वर्षों की सबसे महत्वपूर्ण घटना संभवतः बैंकों का राष्ट्रीयकरण रही है। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की सोच में परिवर्तन आया तथा 1970 के दशक के दौरान एवं 1980 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में बड़ी संख्या में बैंकों की शाखाएं खुली, जिनमें से अधिकतर ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में थी। इस दौरान बैंकों का ध्येय भौतिक लक्ष्य प्राप्त करना अधिक रहा, इसलिए आस्तियों की गुणवत्ता पर आवश्यक ध्यान नहीं दिया गया। बैंकों ने अपनी मूल वाणिज्यिक विचारधारा को संकुचित करके सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की ओर अधिक ध्यान दिया। अपनी सामाजिक आर्थिक छवि को बनाए रखने में तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने की दौड़ में बैंकों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर पड़ती गई। बैंकों की उत्पादकता गिरती गई। अतिदेय ऋण तथा गैर निष्पादक आस्तियां बढ़ने लगीं तथा ग्राहक सेवा में गिरावट आई। इन सब घटनाओं का प्रभाव
यह पड़ा कि बैंक अपने बहुत बड़े आकार के कारण अनार्थिक स्तर पर कार्य करने लगे थे। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में बैंकों में विस्तार से ज़्यादा समेकन पर जोर दिया गया तथा कार्यशैली में परिवर्तन आया। इस अवधि में परिचालनगत कार्यक्षमता, ग्राहक सेवा में सुधार तथा उत्पादकता एवं लाभप्रदता में बढ़ोतरी पर अधिक बल दिया गया। शाखा विस्तार धीमी गति से हुआ एवं विशिष्ट शाखाओं जैसे विदेशी विनिमय शाखा, अनिवासी शाखा, औद्योगिक वित्त शाखा, आस्ती वसूली शाखा आदि खोलने पर अधिक ध्यान दिया गया। लाभप्रदता को ध्यान में रखकर शाखाओं के विलय, अनुषंगी शाखाएं खोलने तथा लगातार घाटा दिखाने वाली शाखाओं को बंद करने पर बल दिया गया। 1990 के दशक का प्रारंभ एक अति महत्वपूर्ण निर्णय के साथ हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की कार्य प्रणाली के बारे में नरसिंह समिति का गठन किया। इस समिति ने बैंकों की संरचना को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के स्तर पर लाने के लिए व्यापक सिफारिशें की। समिति की सिफारिशों में पूंजी पर्याप्तता, लेखा कार्य मानक, तुलन पत्र की पारदर्शिता, आस्तियों के वर्गीकरण, आय की पहचान तथा प्रावधान शामिल हैं। समिति ने लेखा कार्य मानक एवं आस्तियों के वर्गीकरण तथा प्रावधान के बारे में दिशा निर्देश दिए हैं। महोदय, वर्ष 1992 के बहुचर्चित प्रतिभूति घोटाले में अनेक बैंक लिप्त पाए गए। ऐसे घोटाले भविष्य में न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक उच्च स्तरीय निगरानी बोर्ड का गठन किया है। इस दशक की एक और महत्वपूर्ण घटना रही सार्वजनिक बैंकों द्वारा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन का निष्पादन। प्रारंभ में यह प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा बैंकों को पूंजी अंशदान दिए जाने के फलस्वरूप देखी जा रही थी, लेकिन बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के जिन बैंकों को सरकार से पूंजी अंशदान प्राप्त नहीं हुआ, उन्होंने भी भारतीय रिजर्व बैंक के साथ कामकाज के सभी पहलुओं पर निष्पादन प्रतिबद्धता के आधार पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे बैंकिंग निगरानी व्यवस्था में एक नया आयाम जुड़ा है। वर्ष 2000 तक समूचे विश्व के लोग दूरसंचार, परिवहन एवं सोचने के तरीके में चल रही जबरदस्त क्रांति की वजह से एक दूसरे के काफ़ी निकट आ जाएंगे। वित्तीय बाजार सार्वभौमिकरण, अवनियमन, प्रौद्योगिक बदलाव एवं नवोन्मेष विचारधारा आने वाले वर्षों में नीति निर्धारण के स्तंभ होंगे। आइए अगले 5 वर्षों में होने वाले संभावित बदलाव एवं विकास के क्षेत्रों पर एक नज़र डालें, जो कि अधिकतर
बैंकों को पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने के लिए बाजार से पूंजी जुटानी होगी। अतः बैंकों को अपनी छवि, उत्पादकता, लाभप्रदता तथा कार्यकुशलता में सर्वाधिक सुधार लाना होगा। अमध्यस्थीकरण तथा विदेशों से सस्ता ऋण प्राप्त होने के कारण बैंक ऋण की मांग में कमी रहेगी, इसलिए ऋण जमा अनुपात कम रहेगा। इस वजह से बैंकों को निधि निवेश के नए आयाम ढूंढने होंगे जो कि लाभ अर्जित करने वाले हों। अतः ट्रेजरी मैनेजर का महत्व बहुत बढ़ेगा। नए बैंकों के प्रवेश के साथ स्वचालीकरण भी तीव्र गति के साथ बढ़ेगा। इन्हीं बैंकों के आगमन से बैंकों को नए अवसरों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। स्वचालीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली प्रौद्योगिकी की किफ़ायत को भी ध्यान में रखना होगा। परिमाणात्मक उद्विग्नता के स्थान पर गुणात्मक उद्विग्नता को ज़्यादा महत्व देना होगा तथा बैंकों के आकार को लाभप्रदता के दायरे में देखना होगा। बड़े आकार के बैंकों से बेहतर वे छोटे बैंक रहेंगे जिनकी लाभप्रदता अधिक होगी। बैंकों की संरचना को बाजार प्रधान होने के साथ चुस्त, कुशल एवं जवाबदेह होना पड़ेगा। महोदय, मैं नहीं समझती कि मुझसे कोई विस्तृत भाषण की अपेक्षा की जा रही है। इस विधेयक में अंतर्निहित सिद्धांत पर पहले ही ब्यौरेवार बहस हो चुकी है और उसे भारी बहुमत से स्वीकार किया जा चुका है। 15 महीने पहले मैंने एक विधेयक रखा था जिसमें राजभत्ते और विशेषाधिकारों को समाप्त करने का प्रावधान था। स्टॉप, डिक्टेशन स्टॉप। तो साथियों, आप इसे लिखें, इसका अनुवाद करें। जैसा कि मैं कल देखा था और मुझे आज भी यही लगेगा कि आप लोगों की कोई गलतियां नहीं आएगी और कमेंट्स बॉक्स में मेरा कमेंट्स बॉक्स ऐसे ही खाली रहेगा क्योंकि आप लोगों की गलतियां आ ही नहीं रही है। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। आप लोगों को सफलता मिले और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं मेरे साथ उनसे निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें अगर मेरी डिक्टेशन उनको अच्छी लग रही है, और अगर वो इसका अनुवाद करके कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं कि कितनी गलतियां आई हैं तो मैं आपको उस हिसाब से आपका पथ प्रदर्शक कर सकूं कि आप किस प्रकार से अपनी गलतियां कम कर सकते हैं। और अगर उन भाइयों की भी गलतियां नहीं आ रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही। बस मेरा बार बार आप लोगों से निवेदन यही रहेगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें और अन्यों से भी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कराएं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों से। तो चलिए अभी इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली डिक्टेशन में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप अपना ध्यान रखें और तैयारी में लग जाएं। कल आखिरी दिन है, कल पेपर का दिन है, आज आखिरी दिन है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।